नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल और स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य सफलता की चौखट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आज हमने जो टॉपिक उठाया है वो सुभाष चंद्र बोस की जीवनी को उठाया है। इस वीडियो में खास ये है कि सुभाष चंद्र बोस के अलावा वो जहाँ-जहाँ पर भी जाते हैं, उनसे जो बनने वाले क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर निचोड़ करके रखा है। ये इसकी खास बात है। छोटा-सा वीडियो होगा और ढेर सारे आपको विविध के तथ्य यहाँ पर मिल जाएँगे पढ़ने को। इसमें हमने पीले कलर से जो भी अंडरलाइन किया हुआ है, हाइलाइट किया हुआ है, उसको विशेष ध्यान देना है। स्क्रीनशॉट करके उसको रट लेना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही है कि हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये पराक्रम जो दिवस है वो इन्हीं का, सुभाष चंद्र बोस का ही जन्म दिवस है। 23 जनवरी सन 1897 को इनका जन्म हुआ था। कटक शहर में हुआ था, उड़ीसा के पास। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कटक में हुआ था। और एक और बात ध्यान रख सकते हैं कि कटक जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो महानदी एक नदी है, उसके किनारे कटक शहर स्थित है। इनके माता-पिता का नाम आप देख लेंगे जनरली। इनकी कहानी स्टार्ट होती है बाकी कहानी को छोड़ करके सीधे आईसीएस के सफर से। आईसीएस परीक्षा पास की थी इन्होंने। इसके लिए इंग्लैंड जाते हैं, ये वहीं की तस्वीर है उसी दौरान की। और वहाँ जाकर के उन्होंने इसको जॉइन भी किया था। बाद में 1921 में इन्होंने आईसीएस से क्या कर दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। तो ये तो बात हुई सुभाष चंद्र बोस की, लेकिन कुछ और भी व्यक्ति हैं जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी। यहाँ से प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि देश के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी? आईसीएस का मतलब इस समय का आईएएस। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये सत्येंद्र नाथ टैगोर का तस्वीर है। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने देश के लिए आईसीएस की परीक्षा क्वालिफाई की थी। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कौन थे? तो टैगोर टाइटल लगा हुआ है, आप समझ जाएंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। अगले व्यक्ति थे भारत के जिनका नाम था सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये दोनों इनकी तस्वीरें हैं। सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी देश के दूसरे आईसीएस थे कि इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? इन्होंने की थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। एक बात और याद रखना है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने, अभी देखेंगे कि इनको क्या किया जाएगा, यहाँ से डिसअपॉइंट किया जाएगा। एक सिंपल सी परीक्षा होती है घुड़सवारी की परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, इस वजह से इनको डिसमिस कर दिया जाएगा। तो इस बात से इनको कोई मलाल नहीं रहा। इन्होंने और भी बहुत बड़े बड़े काम किए। आकर के इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन का गठन किया और साथ ही साथ इंडियन पॉलिटिक्स को ज्वाइन करते हैं। और ज्वाइन करके उन्होंने, आप देखेंगे कि 1905 के पश्चात बंग भंग मूवमेंट चलेगा, यानी बंगाल विभाजन के पश्चात बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट चलेगा। उस स्वदेशी मूवमेंट का जो लीडरशिप की थी, यानी उसका जो नेतृत्व किया था, वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही किया था। ये ध्यान रखना है। तभी तमाम सारे वहाँ पर नारे उछले हुए थे, बनर्जी झुकना नहीं, ठीक है, इस तरह करके। तो यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। इनके से संबंधित और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। अभी कुछ पत्रिकाएं वगैरह ये निकालेंगे, उनका प्रकाशन करेंगे, अखबार वगैरह निकालेंगे, तो भी सब चीजें महत्वपूर्ण होंगी। आपको यहाँ पर दो चीज ध्यान देना है। सत्येंद्र नाथ टैगोर देश के पहले आईसीएस थे और सुरेंद्र नाथ बनर्जी देश के दूसरे आईसीएस थे। सत्येंद्र सुरेंद्र 5 बार पढ़िए, नाम एक जैसा है, भाई भाई का नाम है, मैच कर रहा है, याद कर लीजिएगा। फिर से आ जाते हैं अपनी कहानी पर। मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस की हम सारी कहानी आपको नहीं बताएंगे। इस वीडियो में हम ऐसी ही चीजें बताएंगे जहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बहुत ज्यादा हम कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे, उनके ऐसे छोटे छोटे टॉपिक ही उठाएंगे जहां से क्वेश्चन बनता है, उनको आपको बताएंगे। तो स्टोरी आपको अपने मन से पढ़ने का प्रयास करना है, लिखी हुई है। वीडियो की जो क्वालिटी है उसको क्लियर करके, बढ़ा करके वीडियो क्वालिटी जो है आप ये पढ़ लेंगे। मैं सिर्फ मेन चीज आपको बताऊंगा। बीच में तमाम सारी घटनाएं होंगी और घटनाओं के पश्चात वो स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश करेंगे। कैसे प्रवेश करेंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं, उनकी सलाह पर वो भारत आएंगे और भारत आकर के मुंबई में महात्मा गांधी से मुलाकात करेंगे, ठीक है। गांधी से मुलाकात करने के बाद गांधी ने क्या कहा कि आप सीआर दास से मिलिए, सीआर दास के सानिध्य में रहिए और देश की राजनीति को समझिए। तो अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस का राजनैतिक गुरु कौन था? उनका राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास था, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। जिस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी का राजनैतिक गुरु कौन था, तो उसको आपको बताना है। आपको हालांकि आगे बताया जाएगा, अगर आपको याद है तो उसको मैसेज करके कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। इस तरह से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो देशबंधु
चित्तरंजन दास किसके राजनैतिक गुरु थे? आपको ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु थे। इन्हें दास बाबू के नाम से भी जाना जाता था। इनसे संबंधित एक दो और क्वेश्चन है। 1922 में इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। क्यों की गई थी, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। जब इन्होंने पार्टी की स्थापना की और बाद में इन्होंने कोलकाता महापालिका का चुनाव भी लड़ा, मेयर बन गए। जब मेयर बन गए तो उसका काम धाम जो है इन्होंने सुभाष से करवाया। सुभाष ने नए तरीके से काम किया और सुभाष जल्दी ही पूरे देश में यानी बंगाल में जल्दी पॉपुलर हो गए। जब पॉपुलर हो गए तब वो जवाहरलाल नेहरू के साथ मिल करके उन्होंने एक युवाओं की एक संस्था बनाई, एक टीम बनाई। उसको इंडिपेंडेंस लीग के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिल करके की थी। इधर अगर आप आ जाएं सी आर दास के बारे में, तो सी आर दास के बारे में एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है। इनको देश बंधु के नाम से जाना जाता है। देश बंधु क्यों कहा जाता है? क्योंकि पोएट थे, राइटर थे, सपोर्ट किया था इन्होंने विडो रीमैरिज को और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के पक्षधर थे, यानी हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े समर्थक थे। इस वजह से इनको देशबंधु का उपनाम दिया जाता है। ठीक है। और देशबंधु का मतलब क्या होता है? नेशंस फ्रेंड। तो नेशंस फ्रेंड कोई आपसे पूछ ले या देशबंधु आपसे पूछ ले तो आपको बताना है चित्तरंजन दास। इसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दीनबंधु। दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? वो हालांकि आपको आगे पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूं कि दीनबंधु के नाम से CF एंड्रूज को जाना जाता है। गांधी जी के बारे में जब हम पढ़ेंगे वहां पर CF एंड्रूज के बारे में आपको बताया जाएगा, क्यों उनको कहा जाता है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करिए इस बात का। अगली घटना हम देखते हैं कारावास की। जब इस तरह से तमाम सारे पॉलिटिकल मूवमेंट में आगे बढ़ेंगे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, तो इनको तमाम सारे कारावास होंगे। 11 बार इनको पूरे जीवन काल में कारावास दिया गया था और सबसे पहले उन्हें 1921 में ही कारावास दिया गया था। कारावास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि 1925 में गोपीनाथ साहा ने चार्ल्स टेगार्ट की हत्या करने का प्रयास किया था। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि आगे आने वाले वीडियोस में हम क्रांतिकारी आंदोलनों को पढ़ेंगे और क्रांतिकारी आंदोलनों का जो दूसरा चरण होता है वो इसी घटना के साथ प्रारंभ हो जाता है। 2 फेज आपको बताए जाएंगे, पहला फेज और सेकंड फेज। तो सेकंड फेज जब स्टार्ट होता है क्रांतिकारी मूवमेंट का, वो इसी घटना के साथ स्टार्ट होता है। गोपीनाथ साहा का ये तस्वीर है, इन्होंने चार्ल्स टेगार्ट का तस्वीर है, इनको मारने का प्रयास किया। पुलिस अधीक्षक थे, लिखा हुआ कमिश्नर ऑफ पुलिस, लेकिन धोखे से इनके बजाय उन्होंने अर्नेस्ट डे नामक एक व्यापारी को मार डाला और बाद में इनको गिरफ्तार किया गया और उनको फांसी की सजा सुना दी गई। ठीक है, तो जब फांसी की सजा इनको सुना दी जाएगी, फांसी इनको हो जाएगी, तो इनके शव को मांग लिया जाएगा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा मांग लिया जाएगा। मांग करके उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस बात से निष्कर्ष अंग्रेजों ने निकाला कि ये क्रांतिकारियों से संबंध रखते हैं और इस तरह से उन्हें क्या कर डाला? जेल में, मांडले की जेल में उनको डाल दिया गया। मांडले जेल कहाँ पर है? म्यांमार में, सब ध्यान रखना है। इस तरह से 1932 में भी एक बार उनको कारावास की सजा सुनाई जाएगी और इससे पहले भी उनको सजा सुनाई जाती है। कई बार उनको यूरोप प्रवास के लिए कहा जाता है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन वो यूरोप प्रवास में जाने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन इस बार वो यूरोप के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब यूरोप जाने के लिए तैयार हो जाएंगे तो अब देखिए वहां पर भी कुछ गुल खिलाएंगे। यूरोप प्रवास के दौरान वो क्या करेंगे? इटली के नेता मुसोलिनी, ये मुसोलिनी का तस्वीर है, ये भी एक डिक्टेटर है। जिस तरह से ये तस्वीर किसका है? जर्मनी के तानाशाह हिटलर का है। तो ये दोनों भाई भाई की तरह व्यवहार कर रहे हैं, दोस्त दोस्त हैं और दोनों लोगों ने तहलका मचा रखा था पूरे यूरोप में। उससे भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा कमला नेहरू की मृत्यु हो जाती है, उनके निधन होने पर भी जवाहरलाल नेहरू के पास जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू की पत्नी है कमला नेहरू, जानते हैं, इलाहाबाद में हॉस्पिटल भी है इनके नाम पर, कमला नेहरू के नाम पर। तो इस तरह से यूरोप में भी वो खाली नहीं बैठते हैं और तमाम लोगों से मुलाकात करते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, हालांकि भी ज्यादा पूछा तो नहीं गया है। पटेल बोस विश्लेषण क्या है? कोई आपसे पूछ ले पटेल बोस विश्लेषण क्या है, तो आपको ध्यान देना है कि इसी समय ये विट्ठल भाई पटेल हैं। विट्ठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई हैं और इनसे मुलाकात की थी इन्होंने। तस्वीर उसी समय का है और मुलाकात करने के बाद उन्होंने, दोनों लोगों ने मिलकर के गांधी की काफी आलोचना की, उनके तौर तरीकों की काफी आलोचना की थी। इसी घटना को पटेल बोस विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है आपको। कोई आपसे पूछ ले कि पटेल बोस विश्लेषण में, तो बोस तो सब कोई जान जाएगा, तो पटेल में यहाँ पर आप गैस लगाएंगे किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन यही दिया जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ हुआ था क्या पटेल बोस विश्लेषण।
आपको बताना नहीं, ये विट्ठल भाई पटेल के साथ। इस तरह से यूरोप की थोड़ी सी कहानी है। आगे फिर यूरोप से फिर भारत आएंगे और भारत आकर के ये कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस ज्वाइन करने के दरमियान इनसे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। 1938 में इन्होंने हरिपुरा में कांग्रेस की इनको अध्यक्षता दी जाती है, वहां के अध्यक्ष बनते हैं। क्या होगा आगे, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से कैसे इस्तीफा दे देंगे। होता यह है कि 1939 में जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है, इनको चुन लिया जाता है। उधर से गांधी जी ने क्या किया, अपना कैंडिडेट खड़ा किया जिनका नाम था पट्टाभी रमैया। दोनों चुनाव लड़ते हैं और कौन हार जाता है, पट्टाभी हार जाते हैं। 203 मतों से चुनाव जीत जाते हैं सुभाष बाबू। इस बात का गांधी जी को काफी झटका लगता है और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जाता है कि गांधी ने ये स्टेटमेंट कब दिया, तो आपको बताना है कि 1939 में इस चुनाव के दौरान उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। और इस तरह से गांधी जी काफी जिद में अड़ जाते हैं, इस बात से दुखी हो जाते हैं काफी ज्यादा। और दुखी होकर के उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। 29 अप्रैल 1939 को सुभाष ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि यह अधिवेशन होना कहाँ पर था, तो त्रिपुरी में होना था। 1939 में त्रिपुरी में होना था अधिवेशन। इस्तीफा देने के बाद अब देखिए क्या करते हैं ये, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुका था विश्व में। जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था तो इस बार अंग्रेजों की जो स्थिति थी वो दयनीय थी। जब स्थिति दयनीय थी तो सोच रहे थे सुभाष की इनको हम मजा चखाते हैं बढ़िया, ये प्रॉब्लम में है ही, और इनकी प्रॉब्लम का फायदा उठा करके हम देश को आजाद करने का जो मूवमेंट है वो तेजी करते हैं। इस बात से गांधी जी सहमत नहीं थे और इसी वजह से पिछला जो झगड़ा है वो हुआ था। लेकिन इसी बात को, ये अपनी जो उनकी योजना थी उसी को पूरा करने के उद्देश्य से उन्होंने 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आपसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, ईयर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर इन्होंने संस्था की स्थापना की और कुछ यहाँ पर घटनाएं भी की। ठीक है, तमाम सारे स्तंभ वगैरह उनको उखाड़ पुखाड़ के फेंक दिए। इसी तरह से एक रूल अंग्रेजों द्वारा लगाया जाएगा जिसको डिफेंस इंडिया रूल कहा जाता है, और डिफेंस इंडिया रूल के तहत इनको क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार करने के बाद इनको उनके घर में नजरबंद कर दिया जाएगा। नजरबंद होने के पश्चात भी कहानी और बढ़ जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है। किसी तरह से ये मोहम्मद जियाउद्दीन, ये सब आप पढ़ते होंगे, खूब जानते होंगे कि इन्होंने अपना जो पठान का वेश धारण किया था और पठान का वेश धारण करके 16 जनवरी 1941 को फरार हो जाते हैं। ये उनका घर है जहां से वो फरार होते हैं। और ये व्यक्ति हैं शरद बाबू की, शायद इनके, थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा इसको, मुझे कंफर्म तो नहीं है, शायद इनके भतीजे हैं ये, शिशिर बोस जो है शायद भतीजे हैं। तो इन्होंने क्या की थी, मदद की थी। इस गाड़ी में ये दोनों लोग फरार हो गए थे। ये पूरी स्टोरी लिखी हुई है, हालांकि आपसे पूछा नहीं जाएगा कहां से कहां पहुंच गए। पहुंचते हैं ये काबुल, ठीक है, काबुल तक की कहानी आपको ध्यान। तो मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में यहाँ से निकल जाते हैं, एक मुस्लिम का वेश धारण करते हैं। इसके बाद काबुल जाते हैं। काबुल में अपने दोस्त के पास रुकते हैं और वहां पर जर्मन तथा इटालियन दूतावासों से उनकी सहायता से क्या करते हैं, ऑरलैंडो मैसोट्टा नामक एक इटालियन व्यक्ति बनकर काबुल से फरार हो जाते हैं। ये आपसे क्वेश्चन एबीसी में भी पूछा गया और एग्जाम्स में भी अक्सर पूछा जाता है कि किस व्यक्ति का पासपोर्ट लेकर के, यानी किस व्यक्ति के पासपोर्ट बनवा करके वो यहाँ से फरार होते हैं। तो इटालियन व्यक्ति का पासपोर्ट होगा और नाम रखते हैं ये लोग, ये रखते हैं अपना नाम ऑरलैंडो मैजोंटा या ऑरलैंडो मैसोट्टा। मास्को होते हुए पहुंच जाएंगे जर्मनी की राजधानी बर्लिन। ठीक है, तो ये गाड़ी है, उसका रिस्टोरेशन किया गया है, पेंट वेंट कर लिया गया है, ठीक है, और ये उनका घर है। कहानी आगे और बढ़ती है, पहुंचते हैं ये जर्मनी। जर्मनी में पहुंचकर वो हिटलर से मुलाकात करते हैं। ये हिटलर की तस्वीर है और ये सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर है। वहां पर जा करके ये एडोल्फ हिटलर से मिलते हैं। एडोल्फ हिटलर को ये फ्यूहरर, एक शब्द याद रखना है, फ्यूहरर की उपाधि देते हैं, फ्यूहरर कहकर पुकारते हैं और ये इनको नेताजी कहकर के पुकारते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फ्यूहरर वाला इंपॉर्टेंट है। होता ये है कि इन्होंने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था माइन काम्फ। ठीक है, माइन काम्फ को हिंदी में मेरा संघर्ष कहा जाता है और इंग्लिश में माई स्ट्रगल के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब में इन्होंने क्या किया था, हिटलर महोदय ने, कि भारतीयों की बहुत ज्यादा आलोचना की थी। ठीक है, भारतीयों को बहुत ज्यादा बुरा भला कहा था कि भारतीय लोग अच्छे नहीं होते, सब कबाड़ी होते हैं, ये है। इस बात से काफी नाराज थे बोस। और बोस इस बात को कहते हैं, इनको समझाते हैं कि तुमने काहे को हमको इस तरह से लिखा है, क्या नाराजगी है। तो ये सॉरी सॉरी बोलते हैं और सॉरी सॉरी बोलने के बाद कहते हैं कि हम अगली जो संस्करण है उसमें आपको ये सारी समस्या को हटा देंगे, उस चैप्टर को ही हटा देंगे। ठीक है, तो ये चीज होती है। ये तस्वीर है एडोल्फ हिटलर के बचपन की,
ठीक है, ये एक कोट भी दिया गया है उनके द्वारा, इसको पढ़ करके थोड़ा सा मोटिवेशन आपको मिलना चाहिए। डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स, इफ यू डू सो यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। यानी हमें अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए कभी भी, और अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने आप की मतलब इंसल्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जैसे भी हैं आप सोचिए कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा ठान लिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से मुलाकात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मदद करने का प्रस्ताव भी रखा। ठीक है, यहाँ पर कुछ काम करेंगे, कुछ आर्मी इकट्ठी करेंगे और इसके बाद चले जाएंगे पूर्व एशिया में। होता ये है कि पूर्व एशिया में एक पहले घटना समझ लेते हैं रास बिहारी बोस की। रास बिहारी बोस होते हैं, रास बिहारी भी भारतीय जो आंदोलन चल रहे थे क्रांतिकारी, उन क्रांतिकारी आंदोलनों में दिल्ली में ये बागडोर संभालते हैं प्रथम चरण में। और जब देखते हैं कि यहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है, भारतीयों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको दमन किया जा रहा है बुरी तरह से, तो रास बिहारी बोस यहाँ से फरार हो जाएंगे और फरार होकर के चले जाएंगे जापान वापान आदि देशों में निवास करते रहेंगे। तो इन्होंने वहां पर रह करके एक संस्था बना ली थी रास बिहारी बोस ने। उस संस्था का नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीसीएस के लिए। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है, रास बिहारी बोस ने की थी। बात यह आती है क्यों की थी, तो इसका उद्देश्य था आईएनए के लिए पैसा इकट्ठा करना। ये भारतीय पूंजीपति जो वहां पर तमाम सारे निवास करते थे उनके पास जाते थे, जाकर के उनसे पैसा मांगते थे, चंदा मांगते थे और चंदा मांग करके आईएनए के लिए खर्च करते थे। तो आईएनए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आईएनए क्या है, तो पहले आईएनए को समझ लेते हैं। ये पीसीएस का मतलब बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, यहाँ से आप लोग अक्सर यहाँ से क्वेश्चन गलत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए नामक एक संस्था की स्थापना की जाती है कैप्टन मोहन सिंह, ये कैप्टन मोहन सिंह का तस्वीर है। और इस संस्था को बनाने के पीछे जो दिमाग लगा हुआ होता है वो दो लोगों को लगा हुआ था, ज्ञानी प्रीतम सिंह का और मेजर आईवाची फूजीवारा। ठीक है, इन दोनों लोगों ने प्रेरित किया और प्रेरित करके सिंगापुर में 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी के नामक संस्था की स्थापना कर दी थी। ठीक, मतलब क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि एक तरफ सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और सेकेंड वर्ल्ड वार में आप देख रहे हैं भारतीय जो सैनिक है वो किसकी तरफ से लड़ रहे हैं, इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहे हैं। और इंग्लैंड का दुश्मन कौन है, जापान है। यानी जापान ने जब इंग्लैंड को हराया, यानी भारतीय सैनिकों को हराया, तो भारतीय सैनिकों को उन्होंने बंदी बना लिया। जब बंदी बना लिया तो इस बात को ज्ञानी प्रीतम सिंह सोचते हैं कि यानी हमारे जो भारतीय सैनिक हैं बंदी बना लिए गए हैं किसके द्वारा, जापान के द्वारा, तो उन भारतीय सैनिकों को हम आज़ाद करवा करके जापानियों से दोस्ती करके एक टीम बनाते हैं। तो ज्ञानी प्रीतम सिंह ने मेजर आईवाची फूजीवारा, ये उनका तस्वीर है मेजर आईवाची फूजीवारा का, दोनों लोगों ने मिल करके एक कैप्टन मोहन सिंह को, क्योंकि उस जो आर्मी थी उस जिनको गिरफ्तार किया गया तो उसका लीडर यही थे कैप्टन मोहन सिंह, तो इनको बागडोर दे देते हैं और दे करके इंडियन नेशनल आर्मी नामक संस्था की स्थापना कर देते हैं। आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडियन नेशनल आर्मी किसके दिमाग की उपज थी, तो दोनों लोगों का नाम बताना है। और या अगर पूछा जाए कि इंडियन नेशनल आर्मी किसका मानसिक पुत्र था, ये प्रश्न पूछा गया है। इंडियन नेशनल आर्मी किसका मानसिक पुत्र था, तो मानसिक पुत्र अगर आपसे पूछे तो इन्हीं दोनों लोगों का बताना है। तो ये बात एकदम से क्लियर कर लिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया, आप लोग तुरंत लगा करके चले जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, यहीं पे गलत हो जाता है। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, लेकिन अगर पूछे कि दिमाग की किसकी उपज से, तो इन दोनों का नाम आपको बताना है। बाद में होता ये है कि इनका जो है झगड़ा हो जाता है जापानियों के साथ, थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है किसी बात को लेकर के, और जब झगड़ा हो जाता है तो जापानी कहें कि अरे मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं, ठीक है, हम ही ने तुम्हें आज़ाद करके बनाया है, कैप्टन बना दिया है और तुम हम ही से म्याऊं कर रहे हो। इस तरह से इनको क्या कर दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब कैप्टन मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उन्होंने क्या कर दिया, इंडियन नेशनल आर्मी को डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, यानी विघटित कर दिया। जब विघटित कर दिया, इसी मौके को भुनाते हैं कौन, रास बिहारी बोस। और रास बिहारी बोस लपक लेते हैं इस चांस को, और रास बिहारी बोस ने क्या किया, इस जो इंडियन नेशनल आर्मी जो डिसॉल्व हो गई थी, इसको उन्होंने सैनिकों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद बागडोर अभी तक जो थी कैप्टन मोहन सिंह के हाथों में, वो बागडोर किसको दे देते हैं, सुभाष चंद्र बोस को दे देते हैं। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने इसका नाम नया रख दिया आज़ाद हिंद फौज। तो 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है। हालांकि कैप्टन मोहन सिंह ने इसको मार्च 1942 में स्थापित कर दिया था। तो कोई आपसे पूछे कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की, तो आपको कैप्टन मोहन सिंह बताना है। और अगर आपसे कोई पूछे कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की है,
तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ये आपको बता देना है। इस संस्था में इन्होंने 3 रेजिमेंट बनाई थी। गुरिल्ला रेजिमेंट थी, गुरिल्ला प्रकार से युद्ध लड़ते थे। गांधी रेजिमेंट, आजाद रेजिमेंट और नेहरू रेजिमेंट। एक महिलाओं के लिए भी रेजिमेंट होगी, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो हमने आपको बताया कि जापान के प्रधानमंत्री जनरल हिदेकी तोजो, ये हिदेकी तोजो हैं, इन्होंने भी मदद की थी। तो जितने भी लोग मिल रहे हैं सब इनकी मदद कर रहे हैं, और इस तरह से इन्होंने क्या किया, आजाद हिंद फौज नामक संस्था की स्थापना कर दी। आपको बताया गया कि जुलाई में इन्होंने क्या किया था, 4 जुलाई को उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की, और इसके बाद 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आरजी हुकूमत आजाद हिंद, स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की, यानी एक सरकार बना डाली। और सरकार का मतलब ये था कि हम जब जाएंगे देश को आजाद करेंगे, तो देश को आजाद करने के बाद हम ही लोग क्या करेंगे, भारत में रूल करेंगे। सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, युद्ध मंत्री सब बन गए खुद ही, और 9 देशों ने इसको मान्यता भी प्रदान कर दी थी। ठीक, तो ये तस्वीर है आजाद हिंद फौज के दौरान कि इस तरह से इनके पास ये आर्मी थी। हमने अभी आपको बताया कि आजाद हिंद फौज में औरतों की एक बटालियन थी, जिसका नेतृत्व किसने किया था, जिसका नाम था झांसी की रानी रेजिमेंट, और इसका नेतृत्व किया था कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने। जो रेजिमेंट थी वो पूरी तरह से महिलाओं की रेजिमेंट थी, यानी औरतों के लिए बनाई गई थी। आप देख रहे हैं यहाँ पर औरतें यहाँ पर खड़ी हुई इस रेजिमेंट में, और ये बोस हैं, बोस के साथ यही है आपकी लक्ष्मी सहगल। बाद में ये आएंगी भारत, और भारत में आकर के कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं महत्वपूर्ण, जो महापुरुष होते हैं उनके जन्म स्थान को लेकर के। तो केरल में इनका जन्म हुआ था, बाद में इनका जो पूरा जीवन है वो कानपुर में व्यतीत होगा। कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से भी जुड़ी रहेंगी, और वहाँ की एक स्त्री रोग विशेषज्ञ भी थी। अभी हाल ही में 2012 में इनकी वहाँ पर कानपुर में मृत्यु हुई थी। तो ये उनका तस्वीर है पहले का, ये और बाद का है, और ये अभी वृद्धावस्था का तस्वीर है। तो लक्ष्मी सहगल को ध्यान रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं। इन्होंने वहाँ पर भाषण वाषण दिया, लोगों को मोटिवेट किया। ये नारे आपको तैयार कर लेना है, स्टोरी पढ़ लेना है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, किस तरह से नारे उन्होंने दिए। और वहाँ से उनकी जो सेना है वो चल देती है। आकर के वो दक्षिण भारत में अंडमान निकोबार द्वीपों पर अपना कब्जा कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ जगहों पर कब्जा कर लेंगे, और अंडमान को शहीद द्वीप तथा निकोबार को स्वराज द्वीप नाम देंगे। ये भी थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से यहाँ पर हुआ, लेकिन उनको इम्फाल के आसपास अंग्रेजों से युद्ध में थोड़ा सा हारना पड़ता है, और उनको थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। जब पीछे हटना पड़ता है, इसी दौरान होता ये है कि जापान ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी, सरेंडर कर दिया था। आपको याद होगा हिरोशिमा नागासाकी की घटना हो गई थी, और इस तरह से एक संधि के तहत जापान के जितने भी जीते हुए क्षेत्र थे उनको अंग्रेजों को वापस करना पड़ा। क्योंकि ये जो सेना थी तो जापान की ही सेना कह सकते हैं, जापान की ही समर्थन में सेना बनी हुई थी, इसलिए इनके द्वारा जीते गए जो भी क्षेत्र थे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्षेत्र थे, उनको भी क्या करना पड़ा, अंग्रेज सरकार को संधि के तहत वापस देना पड़ा, और इनका जो प्लान था वो सारा का सारा फेल हो जाता है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। 6 जुलाई 1944 की ये कहानी जो हो गई, इसके पहले की कहानी है कि रंगून रेडियो स्टेशन से इन्होंने गांधी जी को संबोधित किया था, और अपील में कहा था कि हे राष्ट्रपिता, भारत की स्वाधीनता के इस पावन युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। भारत की स्वाधीनता की आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है, हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सम्मान भी करते थे, ऐसी बात नहीं है, भले ही थोड़ा मनमुटाव था। इन्होंने इसी दौरान ही गांधी को क्या किया, कहा था, राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, और गांधी जी ने इनको नेताजी कहकर पुकारा था। ध्यान रखिएगा, हिटलर भी मिल जाता है कभी कभी कि नेताजी हिटलर ने भी कहा है, और कभी कभी गांधी जी भी मिल जाते हैं कि गांधी जी इनको नेताजी कहकर के पुकारा है। तो राष्ट्रपिता ध्यान रखना है। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही कहा था, और रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष को देश नायक कहा है। यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 उपनाम दिए हैं, गांधी को इन्होंने महात्मा कहा है, और सुभाष को इन्होंने देश नायक कहा है। इनका जो गाना था, जिसको गाने के बाद इनमें जुनून आता था, तो उस गाने को कदम कदम बढ़ाए जा के नाम से जाना जाता है, ये उसका नाम है। और इस गाने की रचना की थी राम सिंह ठाकुर ने। हो सकता है कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बाकी आपको कहानी पता ही है कि कैसे इनकी मृत्यु वगैरह होती है, वो सारी चीज आप जानते ही हैं, उस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। इस स्टोरी में आपने देखा कि काफी ज्यादा बिजी थे, इधर उधर भाग रहे थे, देश को आजाद करवाने के लिए इन्होंने ढेर सारा संघर्ष किया, लेकिन फिर भी समय निकाल करके इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं। ये किताबें बहुत ज़्यादा चर्चित हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है भारत का संघर्ष, द इंडियन स्ट्रगल। ये इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित किताब है। द इंडियन स्ट्रगल को इन्होंने 2 वॉल्यूम में लिखा है, 2 प्रतियों में लिखा है।
इसके अलावा इनकी एक किताब है एक भारतीय यात्री एन इंडियन पिलग्रिम, पिलग्रिम माने तीर्थयात्री होता है। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन ये पूरी नहीं है, यानी अधूरी है, बाद में उनकी मृत्यु ही हो जाती है। ये दोनों किताबों को आपको रट लेना है। इनकी मृत्यु के बारे में आप जानते हैं किस तरह से इनकी मृत्यु हुई। और मृत्यु के पश्चात होता ये है कि 2 कमीशन गठित किए जाते हैं कांग्रेस सरकार के द्वारा, शाहनवाज कमीशन 1955 में और 1970 में खोसला कमीशन। इन दोनों कमीशन ने यही बताया कि इनकी मृत्यु विमान हादसे में ही हो गई। हालांकि 1999 में एक कमीशन गठित किया गया, मनोज कुमार मुखर्जी ये हैं। इनकी अध्यक्षता में मुखर्जी कमीशन का गठन किया जाता है और इन्होंने वहां पर सरकार से जाकर कांटेक्ट किया, ताइवान सरकार से। इससे पहले जो भी ये दोनों कमीशन थे ये वहां नहीं गए थे, यहीं से उन्होंने अपना आदेश दे दिया था या अपना सुझाव दे दिया था कि इस तरह से घटना हुई थी। लेकिन मुखर्जी आयोग ने क्या किया था, वहां पर जाकर के ताइवान में जाकर के देखी थी, उनकी घटना सब देखी थी और पता किया था कि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई दुर्घटना ही नहीं हुई, तो उनकी मृत्यु कैसे हो जाएगी। तो इस तरह से हालांकि कांग्रेस ने इनकी बातों को स्वीकार नहीं किया और इसको मामले को बीच में ही दबा दिया। आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा खोसला कमीशन, शाहनवाज कमीशन, मुखर्जी कमीशन, 3 ऑप्शन दे दिए, एक दूसरा आपको कमीशन चौथा दे दिया। पूछ लिया कि निम्न में से किस कमीशन का संबंध सुभाष चंद्र बोस के जीवन से नहीं है या उनकी मृत्यु से नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। हमने इस वीडियो में बहुत इनके पूरी एक-एक करके स्टोरी नहीं बताई है, कुछ चीजें छोड़ी भी गई हैं, लेकिन जहां-जहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए वो प्रयास किया है कि ना छूटे आपके लिए। इनको रिवाइज करते रहिए। इसके बाद होने वाला जो वीडियो है लाल किले का मुकदमा, उस पर हमने पहले ही चर्चा कर ली है, ये वीडियो आप देख लीजिएगा। और इसके बाद जो होने वाला अगली घटना है वो होती है नेवी रिवोल्ट, रॉयल नेवी रिवोल्ट उसको कहा जाता है, यानी शाही नौसेना का विद्रोह। और एक विशेष बात आपको बता दें कि जो शाही नौसेना का विद्रोह होता है 1946 में, वो इन्हीं की वजह से होता है, यानी सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा की वजह से ही होता है। सुभाष चंद्र बोस ने जो अपना ये हार्डवर्क किया था इतना ज़्यादा, हालांकि प्रत्यक्ष रूप से वो सफल नहीं हुआ था, तो उसी से प्रेरित होकर के रॉयल नेवी रिवोल्ट होगा। और रॉयल नेवी रिवोल्ट के पश्चात, क्योंकि अगर देश में कोई सेना ही जब बगावत कर देती है तो सरकार के हाथ पांव फूल जाते हैं, और इसके बाद अंग्रेज सरकार के हाथ पांव फूल जाते हैं और जल्दी ही उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधने का तैयारी कर ली थी। और क्लीमेंट एटली ने इस बात को कहा भी है आगे चल करके कि हम रॉयल नेवी रिवोल्ट की वजह से या सुभाष चंद्र बोस की वजह से हमें देश से भागना पड़ा है। ठीक है, तो इसलिए हम ध्यान रखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा योगदान था देश को आज़ाद करवाने में। ये दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा, अगला वीडियो भी जल्दी पड़ेगा, उसको भी देखिएगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।